प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियोस या 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे डिटरमिन करते हैं, यानी वो किस पीरियड में होगा, किस ग्रुप में होगा और किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, इसको डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स सीखी, जिससे हम डिफरेंट ग्रुप्स में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको कैसे याद रखें, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट को डिस्कस किया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है। ये जो टर्म है न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो टर्म आपका है न्यूक्लियर चार्ज, इसको पढ़ने पर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब सीधा सा हो गया चार्ज ऑन न्यूक्लियस। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक। अब चार्ज ऑन न्यूक्लियस सुन के आपके दिमाग में क्या आता है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस सुन के आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में क्या आता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो, अब न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक तो हो गए प्रोटॉन और दूसरे हो गए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल हैं, एक तो हो गए आपके प्रोटॉन्स और दूसरे हो गए न्यूट्रॉन्स। अब ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर टोटल जितने प्रोटॉन हैं उनको काउंट कर लिया गया और उन्हीं नंबर्स को हमने बोल दिया न्यूक्लियर चार्ज। ये एक तरह की न्यूक्लियस की ताकत को दिखाता है कि न्यूक्लियस कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, या न्यूक्लियस कितनी ताकत से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। अब इसी न्यूक्लियर चार्ज में एक चीज़ और जोड़ दी गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि साइमल्टेनियसली जब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या दूसरे भी इलेक्ट्रॉन उन पर है आपका नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो अंदर के सेल्स के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन भी काम करता है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है स्क्रीनिंग इफेक्ट में। यानी ये न्यूक्लियस जो है, ये आपका सपोज न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और उसके बाहर ये ऑर्बिट्स या सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका जो है
दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा साइमल्टेनियसली। एक फोर्स होगा कि ये न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। वहीं ये जो इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये या ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस पर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे इस इलेक्ट्रॉन पर, यानी एक रिपल्सन फोर्स लगाएंगे और उस रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। यानी ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये साइमल्टेनियसली दो तरह के फोर्स और एक्सपीरियंस करेगा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब जब दो फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। ये जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, ये दो अपोजिट फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माइनस रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। ये तो इस रिपल्सिव फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम डिनोट कर सकते हैं आपके एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिपिक्ट करता है। ठीक है। और जो हमारा रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स आता है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो ये हो गया हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये जो नेट वैल्यू आ रही है हमारी न्यूक्लियर चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो शुद्ध हिंदी में आपका हो जाएगा कि ये वो नेट अट्रैक्शन फोर्स है जो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। सिंपल सा मतलब, अगर सिंपल साधारण भाषा में आप समझना चाहो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ नहीं है, सिर्फ वो नेट अट्रैक्शन फोर्स है जो ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाता है। ठीक। अब ये जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज़, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हमको कंपेयर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको शॉर्ट में जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये जेड इफेक्टिव किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? पहला ये डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है? आपके सेल्स को डिनोट करता है। यानी जैसे जैसे सेल्स का नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ये रहा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये पहला सेल है, फर्स्ट सेल, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये न्यूक्लियस अपने प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगाएगा, वो न्यूक्लियस और इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ड्यू टू कूलॉम्स लॉ। ठीक। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इन फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस सबसे कम है, इसी वजह से यहाँ पर आपका ये जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है।
वहीं अब इस जगह आइए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस अब बढ़ गई है। तो जब डिस्टेंस बढ़ गई तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी वो नेट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ के हिसाब से ये ऐसे समझिए, सपोज आपका ये एक चार्ज है कोई, ये इस पॉइंट पर एक ये चार्ज है Q1 और इस पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज है Q2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दिस अट्रैक्शन फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है कूलॉम्स लॉ के हिसाब से। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब न्यूक्लियस से दूरी सेल के नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो ये पॉइंट अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि जेड इफेक्टिव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, अब दूसरी जिस चीज़ पर ये आपका जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है सबसेल्स पर। किस पर डिपेंड करता है? सबसेल्स पर। सबसेल्स पर ये कैसे डिपेंड करता है? सबसेल्स पर जो इसका डिपेंडेंस है उसको समझने से पहले हमको एक चीज़ समझनी होगी जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या नाम है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सब सेल्स। देखिए, आपके जो s ऑर्बिटल होते हैं या p ऑर्बिटल होते हैं या जो d ऑर्बिटल होते हैं या जो f ऑर्बिटल्स होते हैं जो डिफरेंट सब सेल्स में रहते हैं, जो s ऑर्बिटल का शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, इस तरह से। p ऑर्बिटल का शेप होता है इस तरह से, डम्बल शेप। और d और f ऑर्बिटल के शेप फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, डबल डम्बल शेप डिफरेंट एक्सेस में। तो अभी हम सिर्फ पेनिट्रेशन इफेक्ट को s और p के रेस्पेक्ट में समझ लेते हैं। s सबसेल का शेप स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है। इस वजह से ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है। कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहता है। अब p सबसेल को अगर आप देखो तो इसमें लॉन्गिटिविटी ज़्यादा है और सिमेट्री s सबसेल के मुकाबले बहुत कम है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन s सबसेल में है तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन p सबसेल या p ऑर्बिटल में है तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। यानी न्यूक्लियस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर कम अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इसी चीज़ को हम पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। और डिफरेंट सबसेल या ऑर्बिटल्स में पेनिट्रेशन का जो ऑर्डर है या डिफ्यूजिबिलिटी भी इसी को कई बुक्स में कहा गया है। क्या कहा गया है? डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी का जो ऑर्डर है वो S ग्रेटर दैन P ग्रेटर दैन D ग्रेटर दैन F। यानी जो S का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, इसलिए न्यूक्लियस उस पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज S के इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा। वहीं F सबसेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा दूर होता है, इस वजह से जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा वो F सबसेल में सबसे कम हो जाता है। क्लियर है? पेनिट्रेशन इफेक्ट को शुद्ध हिंदी में अगर आप याद करना चाहें तो बस ऐसे समझ लीजिए कि न्यूक्लियस से नज़दीकी। काहे से नज़दीकी? न्यूक्लियस से नज़दीकी। जैसे आपकी क्लास में कुछ लड़के होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो टीचर्स के साथ ज़्यादा डिफ्यूज़ रहते हैं, यानी टीचर्स के साथ उनकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं बनिस्बत
बाकी सारे बच्चों के। तो इस तरह से इसको समझिए कि जो बच्चा टीचर के ज़्यादा करीब रहता है, टीचर अपनी टीचिंग का जो नॉलेज है उस बच्चे पर उतना ही ज़्यादा इम्पार्ट कर सकता है। ऐसे ही न्यूक्लियस है, जो ऑर्बिटल, जो सबसेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स उस पर सबसे ज़्यादा इम्पार्ट कर सकता है। बात समझ में आई? अब न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया होगा आपको, तो इसके आगे प्रोसीड करते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो ट्रेंड होगा पीरियोडिक टेबल में वो कैसे होगा। अब देखिए, अब से जो डिस्कशन होगा पीरियोडिक टेबल में, उसमें एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि आप लोग जब भी वीडियो को देखें पीरियोडिक टेबल के, अपने सामने आपके पास जो भी किताब बुक है केमिस्ट्री की, उसमें ध्यान से देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनी हुई मिल जाएगी। उस पीरियोडिक टेबल को आप हर समय ओपन करके रखें, ताकि जब मैं यहाँ से बोलूँ कि फला ग्रुप या फला पीरियड में ये एलिमेंट है, तो आप तुरंत उस पीरियोडिक टेबल को हाथ के हाथ साथ के साथ देखते रहें, तो ज़्यादा समझ में आएगा और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, पहले डिस्कस करते हैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड पीरियड्स में कैसा होगा। पीरियड्स आपके किसी भी पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव करेंगे, पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए, जब किसी भी पीरियड में, चाहे सेकंड पीरियड हो, चाहे थर्ड पीरियड हो, चाहे फोर्थ पीरियड हो, जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो उनके उस पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़रा ध्यान से देखिए, तो आप पाएंगे कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में नंबर ऑफ सेल्स सेम है। क्या है? नंबर ऑफ सेल्स सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो यानी ये जेड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी ये जेड की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही। वहीं नंबर ऑफ सेल्स सेम है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो गया। तो ये चीज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, तो यानी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो किसी भी पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। ठीक, अब इसी चीज़ को ग्रुप्स में ज़रा डिस्कस कर लिया जाए कि ग्रुप्स में क्या ट्रेंड रहेगा। देखिए, ग्रुप्स में आप जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। क्लियर है? और एटॉमिक नंबर बढ़ता है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जाते हैं। आप किसी भी एक ग्रुप को पकड़ लीजिए और उस ग्रुप के एलिमेंट्स को देखिए, उनके कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, आप ये पाएंगे कि एटॉमिक नंबर ड्रेस्टिकली बढ़ता है और उसी रेशियो में नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते जाते हैं। यानी ये जेड, ये अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, साथ ही साथ जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट या रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा, यानी ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो आपका ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट ग्रुप्स में कांस्टेंट हो जाता है इस वजह से। तो रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कैसा रहता है? रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक, तो अब होपफुली आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अच्छे से इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। अभी आप लोगों के सामने ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं, तो उसके लिए परेशान ना होइए। आप ये समझिए जैसे आप क्लास 1 या क्लास 2 में शुरुआत में जब टेबल्स को लर्न करते हैं या नंबर्स को लर्न करते हैं, तो शुरुआत में ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एडिशन सब्सट्रैक्शन की नहीं दी गई होंगी। वो इसलिए कि वो आप शुरुआत कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपका ये केमिस्ट्री की फील्ड में पहला साल है, पहली बार आप लोग केमिस्ट्री में थोड़ा अंदर घुस रहे हैं, तो ये जो
शुरुआती 2-3 चैप्टर हैं, जैसे आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब बेसिक के चैप्टर्स हैं। तो इसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझना होता है, नहीं तो इन 4 चैप्टर्स के बाद की जो केमिस्ट्री है वो आपको समझ में नहीं आएगी। इवन हर लाइन में आपको कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाएंगे, कुछ ना कुछ संशय रह जाएगा। उसको अगर निकालना है तो ये 3-4 टॉपिक्स को बहुत आराम से, बहुत तहा के पढ़िए, समझिए। उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम्स अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व होती जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, केमिस्ट्री की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियोस बना के अपने केमॉर्जिन चैनल पर डालता जाऊंगा और आप लोग अच्छे से केमिस्ट्री को एंजॉय करना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।